बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी की 3rd क्लास का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों लापता प्रदेश। तो बच्चों, हमारे पाठ का जो सार है उसे जान लेते हैं कि हमारी इस कहानी में क्या छुपा हुआ है, क्या रहस्य है। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में लापता प्रदेश की विचित्र कहानी है। कहानी को दर्शाया गया है विचित्र इसलिए है कि लापता प्रदेश एक ऐसी दुनिया है जहां पर सभी प्रकार की लापता वस्तुएं रहती है। ठीक है, वे गुम हो गई हैं, वस्तुओं के रूप में नहीं बल्कि गुम करने वाले व्यक्तियों के स्वरूप भी रहती थी। अर्थात आपकी गुम हो गई चाबी का शकल सूरत आपकी ही तरह हो रहेगी, लेकिन आकार एवं आकृति चाबी जितना ही छोटा। आइए बच्चों, इसे शुरू करते हैं। राजू को खुदाई करना बहुत भाता है। वह सुबह और शाम दोनों समय मिट्टी खोदा करता है। उसे विश्वास है कि उसे मिट्टी के नीचे एक नई दुनिया होगी। देखो, एक राजू नाम का लड़का है बच्चों, वो खुदाई कर रहा है। उसे ऐसा विश्वास है कि खुदाई करते करते धरती के नीचे की दुनिया उसे एक दिन जरूर मिलेगी। ठीक है, एक दिन जब राजू मिट्टी खोद ही पा रहा था, तभी उसे लगा कि उसे वह न तो और खोद रहा था और न ही उसकी पेंसिल बाहर निकल पा रही है। उत्सुक होकर राजू ने और तेजी से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि गड्ढे में एक छोटा सा बालक बैठा था जो उसके हाथ से बड़ा नहीं था। तो बच्चों, उसने गड्ढे में देखा कि एक छोटा सा बालक बैठा हुआ था जो उसके हाथ से बड़ा नहीं था, वो बहुत छोटा सा था। ठीक है, आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि गड्ढे में एक छोटा सा बालक बैठा था जो उसके हाथ से बड़ा नहीं था। वह देखकर उसे और भी आश्चर्य हुआ कि यह छोटा बच्चा, कि वह इतना छोटा सा बच्चा है। बिल्कुल उसी की तरह लगता था। वही घुंघराले बाल, आंखें और चमकीली दांत। तुम कौन हो? तुम मेरी तरह क्यों हो? यह मिट्टी के नीचे क्या कर रहे हो? राजू ने छोटे राजू से पूछा। देखो, वो राजू जो था, राजू को एक बच्चा ऐसा दिखाई दिया, सेम टू सेम, बिल्कुल कॉपी उसकी तरह। तो उसने अपने हथेली पर उसे रखा और कहा कि तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। ठीक है, राजू ने छोटे राजू से पूछा। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ, छोटा राजू बोला। याद है तुमने बगीचे में अपनी साइकिल की चाबी खो दी थी? उसने याद दिलाया कि साइकिल चाबी। हाँ, मुझे याद है, मैंने बहुत ढूंढा था पर वह नहीं मिली। बताओ, क्या तुम्हारे पास मेरी चाबी है? नहीं, छोटा राजू बोला, मेरे पास तुम्हारी चाबी नहीं है, मैं ही तुम्हारी चाबी हूँ। तुम मेरी चाबी मुझे बुद्धू बना रहे हो। तुम एक लड़के हो, बाल आंख कान वाले। मेरी चाबी तो ऐसी नहीं थी। जो मेरी चाबी थी वो तो ऐसी नहीं थी। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। ओह, मैं भूल गया था, तुम्हें लापता प्रदेश के बारे में कुछ पता ही नहीं है, छोटे राजू ने जवाब दिया। लापता प्रदेश, तुम क्या बात कर रहे हो? राजू ने छोटे राजू की कहानी में और ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए पूछा। लापता प्रदेश वह जगह है जहां सभी लापता चीजें रहती हैं। वे गुमी हुई चीजों के रूप में नहीं बल्कि उन्हें गुमाने वाले व्यक्तियों के रूप में रहती हैं। इसलिए लापता प्रदेश में तुम्हारी चाबी तुम जैसी बन गई, जो मैं हूँ। मेरा नाम राजू चाबी है। तुम्हारी माँ की कान की बाली भी वहाँ है। वह बहुत सुंदर लड़की है, प्रिया बाली। तुम्हारे मित्र बलराम का खिलौना इंजन भी हमारे साथ है, वह बलराम गाड़ी कहलाता है। इन बातों में उलझे राजू ने ध्यान ही नहीं दिया कि राजू चाबी गड्ढे से बाहर आ रहा है। हम लोगों ने कुछ नियम बनाए हैं, राजू चाबी ने बताया। हम लोग अगर अपने मालिक को पा लेते हैं तो उसके साथ एक दिन बताते हैं। मुझे सूर्य छिपने पर ही जाना होगा। एक साथ दोनों को कितना मजा
जाएगा। तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ। तुम्हारी जेब में रहकर मैं कई जगह जाया करता था। मुझे सबसे अच्छा तब लगता था जब तुम मेरी जंजीर को उंगली में फंसा लेते थे और मैं हवा में घूमता था। तो बच्चों, जो राजू की जो चाबी थी वो छोटा राजू बन के आ चुकी थी। वो राजू से बात कर रही थी और वो कह रही थी जब तुम छल्ले में ऐसे उंगली में फंसा के घुमाते थे तो मुझे बड़ा मजा आता था। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों इसमें क्या होता है। चाबी की बातें सुनने के लिए राजू झुका हुआ था। चाबी जल्दी से राजू के कपड़ों पर चढ़ आया और उसके कंधे पर बैठ गया। तब वह बोला, अपनी साइकिल दिखाओ, मैं उस पर सवारी करना चाहता हूँ। राजू छोटे राजू को साइकिल पर बगीचे का चक्कर लगाने ले गया। तभी राजू को एक और विचार सूझा। उसने अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाया। उसने कहा कि उसने एक नया जादुई करतब सीखा है। बच्चे एक पर्दे के सामने चटाई पर बैठ गए और राजू ने अपना खेल शुरू कर दिया। तो राजू ने क्या किया कि कुछ अपने दोस्तों को, मित्रों को बुला लिया और उन्होंने कहा मुझ पे बहुत जादू आता है, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। उसने घोषणा की जब वह हानिकारक खाना खाएगा तो छोटा हो जाएगा और जब पौष्टिक खाना खाएगा तो बड़ा हो जाएगा। पर्दे के पीछे से उसने कहा, अब मैं एक केला खा रहा हूँ, और बच्चों की तरफ छिलका उछाल दिया। वह सामने आ गया और बड़ा आकार दिखाने लगा। पर्दे के पीछे जाते हुए वह बोला, मैं अब बर्गर खा रहा हूँ, और बर्गर के ऊपर लिपटा कागज बच्चों की ओर फेंक दिया। इस बार उसने चाबी को बाहर भेज दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अंत में जब वे अपने अपने घर जाने लगे तो यही सोच रहे थे कि राजू सचमुच का जादूगर है। उसके जादू का यह असर हुआ कि उन्होंने सिर्फ पौष्टिक खाना खाने का निश्चय किया। ठीक है, राजू और चाबी ने देखा कि वह सूर्य जल्दी ही अस्त होने वाला है। उन्होंने बगीचे में एक और चाबी का गड्ढा ढूंढा। चाबी जाने लगा तो राजू का अंगूठा पकड़कर कहने लगा, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो राजू, अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। लापता प्रदेश में बहुत भीड़ होती जा रही है। अब राजू लापता प्रदेश में और भीड़ न बढ़ने देने के प्रति बहुत सावधान रहता था। वह अपनी चीजें सहेज कर रखता था और पौष्टिक खाना खाता है। यही नहीं, वह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए कहता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी हमारी? आइए इसका एक संदेश पढ़ लेते हैं। अपनी चीजों को सहेज कर रखना और पौष्टिक भोजन करना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास का जो चैप्टर है वो है सरोजनी नायडू। तो बच्चों, सरोजनी नायडू के बारे में हम पढ़ेंगे। उनका जन्म, उनका रहन सहन, वो क्या थी, क्या किया उन्होंने, ठीक है, उनके बारे में कुछ हम जानेंगे। ठीक है, पाठ का सार है। प्रस्तुत पाठ में भारत के स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेना, इसे स्वतंत्र कराने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक सरोजनी नायडू के बारे में भी बताया गया है। इनका नाम भारत की महान देशभक्त नारियों की प्रथम पंक्ति में गिना जाता है। ये सुशिक्षित तथा धार्मिक विचारों की महिला एवं कवित्री थी। इन्हें स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो बच्चों, देखा आपने सरोजनी नायडू कितनी हमारे लिए प्रथम स्त्री थी, वो है ना, कितनी अच्छी थी। तो आइए उनके बारे में और नॉलेज लेते हैं और पढ़ते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म भारत की उन महान देशभक्त नारियों की प्रथम पंक्ति में गिना जाता है जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक है, देश को स्वतंत्र कराया उन्होंने। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हुआ। ठीक है, हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू के पिता श्री अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक तथा विद्वान व्यक्ति थे। वे कविता भी लिखा करते थे। ये वर्षों तक हैदराबाद के निजाम कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। ठीक है, सरोजनी नायडू की माता का नाम श्रीमती वृंदा सुंदरी था। वे
भी सुशिक्षित तथा धार्मिक विचारों की महिला एवं कवयित्री थी। बालिका सरोजनी पर बचपन से ही अपने माता पिता की इन विशेषताओं का गहरा प्रभाव पड़ा। देखो बच्चों, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं हम पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो अच्छे होते हैं, ठीक है, उनकी अच्छाइयों का हम पर बहुत असर होता है। बालिका सरोजनी को पुस्तकों से बेहद प्रेम था। पढ़ाई लिखाई में ये बहुत तेज थी। केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली थी। सरोजनी नायडू के पिता चाहते थे कि उनकी बेटी गणित में विशेष योग्यता प्राप्त करे, परंतु सरोजनी का मन गणित के स्थान पर कविता लिखने में अधिक लगता था। 13 वर्ष की आयु में ही इनकी एक कविता पर प्रसन्न होकर हैदराबाद के निजाम ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने भेज दिया। इंग्लैंड में पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजी में कविताएं भी लिखती थी। उन्होंने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी उन्होंने कविताएं लिखी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं उनके बारे में। इंग्लैंड के अनेक कवियों ने उनकी कविताओं की प्रशंसा की। सन 1914 में जब उनकी भेंट महात्मा गांधी से लंदन में हुई तो उस मुलाकात के बाद भारत लौटने पर ये पूरी तरह देश को स्वतंत्र कराने के कामों में लग गई। तो बच्चों, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो इनमें सरोजनी नायडू जी का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ काफ़ी मेहनत की, काफ़ी साथ दिया उनका। ठीक है, सन 1916 में उनकी भेंट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। देश के बड़े बड़े नेता उनकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुए तथा इन्हें भारत को कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया था। उन्हें कोकिला, देख रहे हैं बच्चों, भारत की कोकिला की उपाधि से विभूषित किया गया था। सन 1932 में जब महात्मा गांधी तथा अन्य बड़े बड़े नेताओं को अंग्रेजों ने जेलों में बंद कर दिया तो सरोजनी नायडू ने सत्याग्रह का नेतृत्व बहुत कुशलता से किया। ठीक है, सरोजनी नायडू की योग्यता, देश सेवा तथा नेतृत्व कुशलता से प्रभावित होकर इन्हें सन 1925 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जो किसी महिला के लिए अत्यंत गर्व की बात थी। ठीक है, किसी भारतीय महिला को इतना बड़ा पद सबसे पहले सरोजनी नायडू को ही मिला था बच्चों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सरोजनी नायडू बहुत साहसी महिला थी। निराशा को तो वे कभी अपने पास फटकने नहीं देती थी। स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण उन्होंने कई बार पुलिस के अत्याचारों का सामना किया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। ठीक है, सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू चाहती थी कि वो स्त्री को भी पुरुषों की तरह शिक्षा प्राप्त करने के पूरे अवसर प्राप्त हों। देखो, पहली महिला थी वो जो चाहती थी कि जैसे पुरुष आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही हमारे यहाँ की महिला भी आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षित नारी ही अपने परिवार और समाज को बेहतर बना सकती है। उनका ये मानना था कि अगर महिला पढ़ेंगी लिखेंगी तो वो भी आगे अपने परिवार को, समाज को आगे बढ़ाएंगी। सरोजनी नायडू 2 मार्च 1949 को इस संसार से विदा हो गई। देखो बच्चों, जो सरोजनी नायडू थी वो 1949 को इस संसार से विदा ले लिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने जो राष्ट्र सेवा की, इनके लिए वे सदा याद की जाएंगी। जो उन्होंने हमारे जो राष्ट्र की सेवा करी थी उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। गांधी जी ने उनके लिए कहा था वे सच्चे अर्थों में भारत कोकिला थी। विशेष बात तो यह है कि उनका जन्मदिन 13 फरवरी भारत में महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों, उनका जो जन्म था वो 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ सरोजनी नायडू का जो बायोग्राफी थी, जन्मगाथा थी, तो उनके बारे में हमने यही विदा लेते हैं, यही खत्म करते हैं। मिलते हैं आज से नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।